Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे 12th क्लास से हम फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल था, उसमें प्लेन एंगल के बारे में बताया था। तो आज बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर का और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दिया हम उसी को इसके रूप में जानते हैं। तो क्या है इनके अकॉर्डिंग कि यदि एक, देखिए हमने इससे पहले फ्लक्स के बारे में पढ़ रखा है, तो उन्होंने उसी चीज से रिलेटेड इस गॉस थ्योरम को दिया है और इन्होंने कहा कि इनका जो थ्योरम है, उन्होंने ये चीज भी कही है कि ये केवल क्या है, बंद पृष्ठ के लिए लागू है। यानी जब किसी बंद पृष्ठ से कोई घिरा हुआ आवेश हो, यानी आप बंद कर्व कैसे भी हो सकता है बंद पृष्ठ, तो उसके अंदर आवेश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाहर आवेश से कोई मतलब नहीं है। जब तक इसके अंदर आवेश नहीं होगा तब तक इनका स्टेटमेंट लागू नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी बंद पृष्ठ, जो हमारे पास कोई अगर ये बंद सरफेस है यानी बंद पृष्ठ है, तो इससे संबद्ध कुल फ्लक्स क्या होता है, जो फ्लक्स होता है, जो इसके पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ है और इससे जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। ठीक है, यानी जो बल रेखाओं की संख्या थी, फ्लक्स आप उसी को जानते हैं। तो जो फ्लक्स है वो क्या होता है, 1/ε0 गुना है, 1/ε0 गुना होता है किसका, जो आवेश इस सरफेस के अंदर है। अब चाहे वो Q हो यानी एक आवेश हो या आवेशों का निकाय हो, तो होगा हमेशा कुल आवेश, यानी जितना भी इस सरफेस के अंदर आवेश उपस्थित है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। E का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए क्या थी गॉस थ्योरम की, उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैध फ्लक्स, उसमें या उससे बद्ध या उससे संबद्ध कुल आवेश का, यानी उसके अंदर जो निहित आवेश है उसका कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्या था, गॉस थ्योरम थी। तो इसको मैं आगे हम मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ केवल, बाकी हम प्रूफ के लिए करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे किया। तो ये हो जाता है φE इक्वल टू, ये आ जाता है 1/ε0 इंटू सिग्मा Q या 1/ε0 Q। ठीक है, ये गॉस थ्योरम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की इन्होंने प्रूव कैसे किया। तो देखिए इन्होंने कोई भी एक बंद कर्व लिया, ठीक है, और इसमें यहाँ कहीं एक O पॉइंट पर Q आवेश रख दिया। ठीक है, Q आवेश रख दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ एक इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस ले लिया जिसको इन्होंने नाम लिया D। क्या दिया, D। ठीक है, अब इसका सेंटर अगर ये P बिंदु हो, क्या हो, P बिंदु, तो इसको इससे मिलाने वाली जो रेखा हुई, ये क्या हो गई, रेडियल वेक्टर हुआ और ये बाहर की। ठीक है, सही है। अब सपोज है कि इसका जो लंबवत सदिश है वो ये हो, इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, यानी dA वेक्टर ये हो, तो या आप अगर इसके लंबवत इसी को मान के चल रहे हैं, तो यहाँ क्षेत्रफल भी आ जाएगा, आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा dA cos थीटा, dA cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगर देखिए मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो मुझे फ्लक्स कैसे निकाल सकता हूं मैं, कि मैं अब इस तरह के काफी सारे, हाँ ये सरफेस मान लूं,
ठीक है, छोटे छोटे इस तरीके के, और इनसे क्या कर लूं, टोटल फ्लक्स निकाल के उसको जोड़ दूं, आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने इससे एक दूसरा मेथड भी हम जानते हैं, जो हम 11th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कि यदि हम एक छोटे से भाग का मान निकाल लें किसी चीज का, तो हम उसके लिए उसकी संपूर्ण राशि का मान भी निकाल सकते हैं। किसके जरिए, इंटीग्रेशन के जरिए, इंटीग्रेट करके। ठीक है, ये आपको याद होगा कि हम जब स्थितिज ऊर्जा वगैरह निकालते थे गुरुत्वाकर्षण वाले में, जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर था या कार्य ऊर्जा वाला था, हमने उसमें भी इस चीज का यूज किया था कि इंटीग्रेट किया था। ठीक है, और इंटीग्रेट करना हम 3rd चैप्टर सीखते चले आ रहे हैं, जहां हमने सीखी थी कलन विधि से गति की समीकरण। ठीक है, तो ये आप किसी भी तरह की आकृति बना सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे मैंने बनाया वैसा बनाया, आप जैसा मर्जी हो आप वैसा बना सकते हैं। अब तो सबसे पहले देखिए, फ्लक्स जब निकालना है आपको, तो फ्लक्स में नॉर्मल सूत्र क्या होता है, आप इस बात को जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है E इंटू डी, यही होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी ए कॉस थीटा, E इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब आपको जिस बिंदु फ्लक्स चाहिए उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आवेश है, इस आवेश के जरिए आप इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो कितनी होती है ये आप जानते हैं कि E इक्वल टू क्या आएगा, एक चार्ज का जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² आते हैं निकल के। यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ये आपको बिंदु आवेश के कारण मैंने स्टार्टिंग में निकालनी सिखा दी है। अब आप इसकी वैल्यू कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो याद आएगा फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इनटू dA cos थीटा। ठीक है, dA cos थीटा। अब इतनी चीज देखिए कि इतनी चीज को हम क्या कहते हैं, इसको अब मैं अलग से लिख के देखूं तो ये लिखा हुआ है dA cos थीटा बटे r², ये इतना लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, ये होता था d ओमेगा, यानी घन कोण को कहते हैं इसको। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए। अब एक चीज और है, हम बहुत छोटे से सरफेस का निकाल रहे तो फ्लक्स भी तो बहुत छोटा हो, तो यहाँ d फाई अगर मैं लिखता हूं तो यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या q यहाँ लिख लूं इनटू d ओमेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये छोटे से जो हम छोटा सा भाग लेकर चलते थे, छोटा सा सरफेस है, उसके कारण ये क्या निकल के आया, फ्लक्स निकल के आया। अब हमें तो निकालना है टोटल, तो टोटल के लिए मैं कैसे क्या बता रहा हूँ कि टोटल के लिए जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो d फाई E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या इंटीग्रेट करने के लिए, d ओमेगा, और इसका मतलब हुआ फाई और इसका मतलब हुआ Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ऐसे आ जाएगा इनटू इस इंटीग्रेट डी ओमेगा का मतलब है कि संपूर्ण घन कोण कितना होता है, तो संपूर्ण घन कोण कितना होता है मैंने आपको बताया था 4 पाई होता है। अब 4 पाई होता है तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो फाई ई कितना आ गया आपका Q/एप्सिलॉन 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन 0 इनटू Q। ठीक है, तो ये क्या है आपका गोस थ्योरम प्रूफ होके आ गई है। तो आपने क्या क्या किया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमने क्या किया, कोई भी पृष्ठ लिया, बंद पृष्ठ, और उसके किसी बिंदु पर हमने क्या माना था कि O बिंदु है, उस पर Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, उससे इसके जो बाह्य सरफेस है, इस पर हमने एक छोटा सा सरफेस लिया dA, इसका मिड पॉइंट यहाँ P है जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मिलाने वाली रेखा रेडियल हो गई, रेडियस इसको आप कह सकते हैं R। ठीक है, तो अब यहाँ से dA के अगर हम वो निकालते हैं तो वो आ जाएगा कंपोनेंट dA cos थीटा। ठीक है, तो dA cos थीटा गुना r² क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा, और ये dA cos थीटा गुना ओमेगा क्या हो जाता है, वो सॉरी dA cos थीटा गुना r² क्या हो जाता है, ओमेगा, d ओमेगा। तो अब मुझे इस बिंदु पर इस सरफेस का अकॉर्डिंग क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो मुझे पता है कि फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, E वेक्टर इनटू dA वेक्टर, यानी E dA cos थीटा। अब ये जो E है,
इस E का मतलब क्या है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके जरिए होगी, इस Q के कारण होगी। तो इस Q के कारण हम इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r² होती है। अब हम करते क्या है कि यहां से देखिए ये वाली वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो जब रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा और ये d cos थीटा अलग है। ये जो इतना पार्ट है dA cos θ/r², ये क्या बताया था मैंने अभी, d ओमेगा होता है, d ओमेगा रख दीजिए। अब ये बहुत छोटा फ्लक्स है, यानी एक छोटा सा भाग लिया है, तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कीजिए d phi e और ये d ओमेगा, बाकी तो कांस्टेंट बात है, ये आ जाएगा phi e, और संपूर्ण घन कोण कितना होता है 4 से 4 पाई कैंसिल, Q/ε0। ये क्या होती है आपकी गॉस थ्योरम। अब देखिए आज एक चीज और बताऊं मैं आपको कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये बंद पृष्ठ है। तो चलिए बात करते हैं, देखिए आगे कि यहां देखिए हमने एक चीज नोटिस की कि केवल d ओमेगा के ऊपर डिपेंडेंट है फाई, d ओमेगा का इंटीग्रेशन किया और उसी के ऊपर केवल डिपेंडेंट है फाई, बाकी किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो अगर मैं एक यहाँ इस तरह का सरफेस ना बना के मैं आवेश को इसके अंदर में ही बना करूँगा और मैं इसे बाहर रख दूँ कि ये कोई सरफेस है और यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऊपर, और ये इस तरीके से ये दो सरफेस हुए, ठीक है, वो पॉइंट पर यहाँ आवेश है Q। तो अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ जो phi1 होगा और यहाँ जो फ्लक्स है वो कितना होगा phi2 होगा, ठीक है। अब बल रेखाएं जो निकलेंगी वो इस तरीके से निकल जाएंगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इस तरीके से, ठीक है। तो जो किसी पृष्ठ के अंदर एंट्री करती है रेखाएं, जो एंट्री करती है उनको हमेशा निगेटिव फ्लक्स के रूप में लिया जाता है। जो एंट्री करता है और जो बाहर निकल रहा होता है, यानी आउटसाइड जो आउट मतलब आउटर जो होगा, ठीक है, जो इनसाइड में जो इन करेंगी यानी जो एंट्री करेंगी उनको लिया जाता है निगेटिव, जो आउटसाइड में दिखेंगी आपको यानी जो बाहर निकलती हुई दिखेंगी वो दिखेंगी पॉजिटिव। इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव और इनवर्ड के लिए निगेटिव किया जाता है। तो अब यहाँ भी जो कोण यहाँ इसके जरिए बन रहा है वही कोण इसके जरिए भी बन रहा है। तो जो फाई ई निकल के आएगा दोनों के लिए कि phi1 अगर मान लिया सपोज दैट x है तो phi2 भी कितना आएगा, x आएगा, लेकिन अंतर क्या है, ये इनवर्ड है वो आउटवर्ड है, तो ये इनवर्ड की वजह से क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये आउटवर्ड की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। टोटल जब phi e निकलेगा तो -x और +x यानी दोनों कंबाइन करें तो कट के कितना आ जाएगा 0। तो इसलिए कहते हैं कि यदि पृष्ठ के बाहर स्थित कोई आवेश है तो उसके कारण फ्लक्स नहीं यूज होगा, ठीक है। केवल आवेश यदि पृष्ठ के अंदर है तभी हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, यानी उससे उसके जरिए फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो आज गॉस थ्योरम समझाई समझ में आई और इसका यूज काफी है। देखिए अभी इसके एप्लीकेशन है और इसका यूज हम कैसे करते हैं कंडीशंस के आधार पे, उसको हम आगे वीडियो में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे स्टेप बाय बताएंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आई है या आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।